नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। उत्तराखंड में आई बाढ़ और भूस्खलन में अब तक सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। जो लोग घर से निकले थे चार धाम की यात्रा के लिए, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो तबाही का ऐसा मंजर देखेंगे कि जान पर बनाएगी। कुछ खुशनसीब अपनों के बीच सलामत लौट आए, लेकिन उनका क्या जो अभी भी फंसे हुए हैं या फिर लापता हैं? क्या इस तबाही को प्राकृतिक आपदा मानकर कुछ वक्त बाद भुला दिया जाएगा या फिर इससे कुछ सबक लेंगे हम? खाना वाना कुछ नहीं मिला है। जो वहाँ कोई गांव में खाना मिल रहा है तो वो खाएंगे, वो चले गए। 4 दिन तो मेरे बच्चे बीमार है, साडी कोई हेल्प नहीं हो रही। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। आपकी बहुत मेहरबानी होएगी। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को 10 दिन हो गए हैं। कुदरत के इस कहर में सैकड़ों लोगों की जानें गई और हजारों अब भी लापता है। नुकसान का आकलन जारी है। आपदा प्रबंधन विभाग अपने आंकड़ों में क्षतिग्रस्त मकान, स्कूल, कॉलेज या पशुओं के बारे में जानकारी देता है, लेकिन ये सारे आंकड़े उन इलाकों के होते हैं जो शहरी इलाके हैं या फिर ऐसे इलाके हैं जहां बचाव और राहत कर्मी पहुंचने में सफल हुए हैं और जहां मीडिया की नजरें हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है, न सरकार, न राहत कर्मी और न मीडिया। इसलिए तबाही का सही आकलन करना फिलहाल नामुमकिन सा है। 12 साल पहले उत्तराखंड में असाधारण रूप से सड़कें बनाने, खनन, रेता बजरी खोदने का, विद्युत परियोजनाओं आदि का काम इतना तेजी और अनियंत्रित तरीके से हुआ है कि नदियों ने विकराल रूप ले लिया। और अगर नदी बौखलाती है तो आसपास की जगहों को बिना अमीर गरीब का भेदभाव किए अपने साथ बहा ले जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ उत्तराखंड में। आखिर उत्तराखंड में इतनी सारी बस्तियां, पुल और सड़कें देखते ही देखते क्यों उफनती हुई नदियों और टूटते हुए पहाड़ों के वेग में बह गए? जिस क्षेत्र में भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं होती रही है, वहां इस बार इतनी भीषण तबाही क्यों हुई? और क्या इस तबाही से हम कुछ नसीहत लेंगे? क्या इस तबाही से बचा जा सकता था या इसमें हुए नुकसान को कम किया जा सकता था? तबाही के इस मंजर से क्या कुछ सबक लिया जाएगा? जानने की कोशिश करते हैं आज स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में हैं सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद उमिंदर दत्त जी। हमारे साथ कुमायूं सभा चंडीगढ़ के महासचिव RS रावत भी मौजूद हैं और साथ ही आर्किटेक्ट पल्लव मुखर्जी भी हमारे साथ हैं। उमिंदर दत्त जी, क्या इस पूरी तबाही को सिर्फ प्राकृतिक आपदा माना जाए या इसमें हमारा भी कुछ कसूर है? 70% तो मनुष्य का ही कसूर है। ठीक है, जो विनाश हुआ, जिस प्रकार का विनाश हुआ उसके बारे में कहूँगा। प्राकृतिक आपदा तो है, वो तो प्रकृति की से ऐसा लगता है, लेकिन प्रकृति को ये करने के लिए विवश किया गया। और जिसको कहना चाहिए कि कभी कभी प्रकृति फिर वापस मारती है। आपने प्रकृति को इतना तंग किया, इतना उसका शोषण किया, इतना असंतुलन खड़ा कर दिया कि फिर प्रकृति को वापस पलट के मारना पड़ा। हम जो कर्म हमने किए वो उसका फल हमारे सामने आ रहा है। और बड़ी बात है कि पिछले 100 वर्षों में जिस प्रकार का विकास का दर्शन दुनिया के सामने रखा गया और जो मैदान का विकास हुआ, उसी तर्ज पर हमने पहाड़ को विकसित करने की कोशिश की। ऐसा है, देश के जो भौगोलिक विविधताएं हैं, रेगिस्तान है, समुद्र का तट है, पहाड़ है, ऊंचे पहाड़ है, हर एक भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार वहाँ का विकास होगा। अब एक ही प्रकार का विकास, एक ही प्रकार के भवन, पल्लव मुखर्जी बैठे हो ज़्यादा बढ़िया बताएंगे, आप सब जगह नहीं बना सकते। हाँ। तो ये जो एक प्रकार का पैमाना बना दिया गया कि बिल्डिंगें और पक्की सड़कें, बांध, बिजली, ये जो हमने पैमाना माना वो, यानी हर क्षेत्र में विकास की संभावनाएं अलग अलग होती हैं, उस तरह से विकास किया जाना चाहिए। और इसका विकास को परिभाषित भी करना पड़ेगा कि विकास कहते किसको है, विकास है क्या, इसको के बारे में बात भी आनी पड़ेगी जी। और इसी में जो और गड़बड़ है, एक और जो पहलू है वो हाँ। है हमारा तीर्थ यात्रा वाला पक्ष जो है, तीर्थाटन। अब ये तीर्थाटन तो रहा नहीं, अब ये हो गया पर्यटन। तो हमारे यहाँ देश को देखने का या धर्म क्षेत्रों को घूमने के 2 ही प्रकार थे, तीर्थाटन, देशाटन।
अब ये पर्यटन नई चीज है, जी। पर्यटन कमर्शियल चीज है जी। पर्यटन वास्तव में तो हमारे बेडरूम का, हमारे ड्राइंग रूम का, हमारे किचन का, हमारी कंजम्पशन का, हमारी लग्जरी का एक्सटेंशन है। हाँ, तो उमेंद्र दत्त जी, पल्लव जी से पूछे। पल्लव, आपको भी लगता है कि जिस तरह से मैदानी इलाकों का विकास किया जाता है, उस तरह से पहाड़, क्योंकि संवेदनशील ज़्यादा होते हैं यहाँ क्षेत्र, उस तरह से विकास के वहाँ मायने कुछ और होने चाहिए, मापदंड वहाँ कुछ और होने चाहिए विकास के? इसका ज़रा पहले मैं थ्रू मैथमेटिक्स समझाना चाहता हूँ कुछ। एक समझ लीजिए एक नाली है या नदी है जी, 100 गज, उसमें बारिश आती है, समझ लीजिए 1 गज, 100 गज इंटू 1 गज यानी कि 100 स्क्वायर यार्ड्स। अब यही चीज़ को आप 10 गज में डालिए तो ऑटोमेटिकली इसकी हाइट 10 गज ऊपर चली जाएगी जी, जो कि नैरो जो चौड़ाई होनी चाहिए थी वो ऊपर ऑब्वियसली, मतलब जब वैली जो है पतला हो जाएगा, यानी कि 100 गज नदी यदि 10 गज में जाना पड़ेगा तो उसका हाइट या तो 10 गज होएगा, या फिर क्या होता है कि स्पीड बढ़ जाती है पानी की, पर ऊपर तो जाती है पानी, 10 गज के जगह 5-6 गज जाएगी, तो दिस इज़ नॉर्मल। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, अब ये जो है इट वाज ऑब्वियस, इतना बारिश पड़ा प्लस बादल भी फटे, तो आप ये समझ लीजिए कि पानी इतना ज़्यादा आ गया है कि इट इज़ फुलिश टू बिल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ नैरो वैलीज। अब ये चक्कर क्या है कि वहाँ सड़कें वहाँ बने हुए हैं, तो जो लोकल हैं उन्होंने बेच दिया जगह, भाई इट इज सोल्ड एज अ लेमन, कि कोई वहाँ होटल बना रहा है, कोई गलती से अपना घर बना रहा है, तो यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। यदि आप, यानी पता है कि ये तबाही हो सकती है, बिल्कुल, इट इज अंडरस्टूड, फ्लड प्लेन में आप बनाएंगे, उसके बावजूद वहाँ निर्माण कार्य हुए हैं, तो यानी कि जो उमेंद्र दत्त जी कह रहे हैं कि 70% हमारी गलती है, वो सच है। बिल्कुल, मतलब ऐसा है कि ठीक है, मानते हैं प्रकृति की जो है, ये समझ लीजिए जो अपना फ्लड आया वो हुआ, पर चॉइस ऑफ बिल्डिंग वाज आवर्स। हाँ, कहाँ पे एक और पहलू भी इसका है जी कि आगे बादल इतने नहीं फटते थे, बादल फटने और जिस एरिया में उसकी भी कुछ वजह हैं। नहीं, आगे बर्फ गिरती थी वहाँ बारिश होने लगी, तो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, आपने हाई एल्टीट्यूड में स्नो लाइन के ऊपर आपने जो कंक्रीट का जंगल खड़ा किया, कंक्रीट की बिल्डिंग ज्यादा देर गर्म रहेगी, अगर सूरज डूबने के बाद भी कंक्रीट की बिल्डिंग 2-4-5 घंटे गर्म रहती है जी। मिट्टी की बिल्डिंग तो तुरंत सूर्यास्त हुआ तुरंत ठंडी हो जाएगी जी। रावत साहब, हाँ, उसके कारण भी ऊपर का टेम्परेचर बढ़ा है, हाँ, उसके पर्यावरण में जो बदलाव आए हैं उसका भी असर पड़ रहा है। रावत साहब, आप उन इलाकों में रहे हैं, कुमायूं में आप रहे हैं, गढ़वाल भी आप जानते होंगे, आपको लगता है वहाँ जो निर्माण कार्य हुए हैं उस वजह से ये तबाही ज़्यादा हुई है? बिल्कुल, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। हमारे वहाँ जो अवैध खनन है और जो कंक्रीट का जो जंगल बन गया, इसका मैं इस आपदा को इसका सबसे बड़ा कारण मानता हूँ। हमने इस बात का कई बारी अपने सभा के थ्रू भी, अपने जितनी हमारी दूसरी संस्थाएं उनके थ्रू भी यहाँ से सरकार को बार बार इस बात से हम अवगत कराते रहे हैं कि आप इस चीज़ को, इस पर नियंत्रण रखो, इस पर नियंत्रण रखो, लेकिन इस मामले में सरकार जितनी भी है, चाहे वो कोई चीज़ भी तो विकास की दुहाई देती हैं कि बिल्कुल, हम वो विकास का काम विकास कर नहीं, रहे बस हैं, विकास सड़कें बना रहे हैं, लेकिन वो मेरे आप हिसाब लोगों से के लिए विकास हैं। नहीं, हमारे लिए विनाश का मुख्य कारण इसका यही एक मेन कारण लगता है। सेकेंडली, जो जैसे मैं 10 बात के हिसाब से कुछ सहमत हूँ कि इतना कोई मतलब आंकड़ा नहीं है कि वहाँ कितने लोग जाते हैं, तबाही हुई नहीं तो कहीं पर भी कोई चेक नहीं है, किसी भी लेवल पे नहीं। उमेंद्र दत्त जी, आपको लगता है कि प्रकृति से जो छेड़छाड़ की गई है उसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बड़ी बात क्या है, ये बहुत तरह के तर्क आते हैं कि भाई विकास चाहिए, और विकास का मतलब डैम बनाने पड़ेंगे, विकास का मतलब बिजली चाहिए, उसके लिए बिजली चाहिए तो फिर बहुत बड़ी मशीन जाएगी, वहाँ मशीन लेके जानी है तो बहुत तरह की चीज़ों को आप बराबर कर देंगे, मटिया मेट कर देंगे। देखिए, प्रकृति का जो धर्म है ना, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो बहुत मतलब आम भाषा में कहे अनप्रेडिक्टेबल, उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। बचा कैसे जा सकेगा? अब अगर अब इससे अगर हम सबक लेते हैं बचने के लिए आगे ऐसे इसके लिए देखिए, हमारे यहाँ केदारनाथ की बात लें तो केदारनाथ मंदिर जहाँ बनाया गया, उस पूरी घाटी में सिर्फ केदारनाथ का मंदिर था 30-35 साल 40 साल पहले, कोई एक भी भवन नहीं था, लोग सुबह जाते थे, शाम को वापस आते थे। पहले किसी एक ने धर्मशाला बनाई, फिर दूसरे ने बनाई, 100 होटल जब धर्मशाला में बन गई
तो ये किसने कर होने दिया? गड़बड़ ये है जो देश के ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदार हैं या जंगल के ठेकेदार हैं, ये तीनों ने मिलकर कुछ तरह की गड़बड़ी की। किसी ने पेड़ काटे, किसी ने कटवाए, किसी ने अवैध कंस्ट्रक्शन की। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए बचने के लिए जो आपने कहा, बचने के लिए मैं कहूँगा हमारे पूर्वजों ने अगर 10 फुट बाई 10 फुट का मंदिर वहाँ बनाया, वो मंदिर अगर 1000 साल पुराना है, 1200 साल पुराना है, अगर 10 फुट बाय 10 फुट मंदिर बनाया तो पूर्वजों ने क्यों इतना बड़ा मंदिर बनाया? इतना छोटा क्यों बनाया? बड़ा क्यों नहीं बनाया उन्होंने? कोई वजह होगी। अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी जिसको कहते हैं, ये हमारे पूर्वजों को आती थी कि ढलान इस प्रकार। पढ़े लिखे तबके को ये नहीं पता? नहीं, वो विवेक की बात होती है, वो पढ़ाई से नहीं आती, वो विवेक से आती है। तो विवेक होता है प्रकृति के साथ आप कितने सुसंगत हो, प्रकृति के साथ कैसा रिश्ता आप अपनाते हो। हमारे पूर्वजों ने नदी के किनारे ये कुछ नहीं बनाना, नदी के किनारे कोई गंदगी नहीं डालनी, ये बहुत पहले से चीज़ें थी, हमारे सिद्धांत में था, हमारे शास्त्र में था, हमारे संस्कारों में था। अब इनके लिए मुहिम चलानी पड़ती है। अब मुहिम चलानी पड़ती है, कानून बनाना पड़ता है। देखिए ये सब चीज़ें कानून से नहीं बनने वाली, ये संस्कारों की चीज़ें हैं। तो बहुत तरह की गड़बड़ियां हैं, इसमें कई तरह का घालमेल हो गया। कुछ विकास की आंधी ने गड़बड़ कर दी और जो एक सांस्कृतिक शून्य उत्पन्न हुआ उसने बहुत चीज़ें हमसे तोड़ी हैं, हमसे अलग की हैं। इसके लिए मुझे लगता है जो धार्मिक लोग हैं ये उनकी जिम्मेदारी है ज़्यादा कि भैया आप ये धार्मिक स्थलों पर कितनी बड़ी भीड़ लेके जाओगे, इतने लाख लोग वहां क्यों लेके जा रहे हो? सरकारों की जिम्मेदारी आगे नहीं पैदल जाते थे, सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। सरकारों की जिम्मेदारी है, सरकारों को रेगुलेट करना चाहिए। आगे पैदल जाते थे लोग, पहली बात। और दूसरा, एक ऊंचाई के बाद चूल्हा नहीं जलाया जाता था। आप जो जिसको कहते हैं पका हुआ राशन या कच्चा राशन, वही अब सामान लेके जाते थे और वो वहीं जाके खाते थे, सलाद वगैरह। ऐसा चूल्हा नहीं जलाया जाता था क्योंकि माना जाता था कि वहाँ जंगल है, आग लग सकती है। अब इन सावधानियों की अनदेखी की जा रही है। अगर वहाँ 10 लाख लोग जाएंगे और 24/7 बाबा जी का लंगर चलेगा, बिल्कुल, तो फिर वहाँ इतनी आग करेगी, फिर ये सब होगा तो होगा नष्ट। पल्लव, ये भी कहा जाता है कि जो बांध बने हैं उनसे नदियों के पानी का बेहतर प्रबंध किया गया है, भूमिगत जल का स्तर बेहतर किया जा सका है, विकास की जो दुहाई दी जाती है, लेकिन विकास के बदले इतना विनाश तो नहीं सहा जा सका। आई विल डिसएग्री। ऐसा है जी, there are 66 dams that have been constructed in the Garhwal Himalayas. वो भी पिछले 15-20 साल से। एक तो ये है, but that is not a problem. It is part of the problem, but it is not the main reason. Main reason is the business of global warming और जो वहाँ के forest काटे गए हैं. That is the main reason. अब forest काटने से क्या होता है कि आम जो पहाड़ों पे forest होता है, ज़मीन पे करीब 1-2 फुट मोटा जो है उसको कहते हैं अंडरग्रोथ या जो पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, इट फॉर्म्स अ स्पॉन्ज, जैसे कि स्पॉन्ज होता है तो जितना भी पानी वगैरह उसमें फंस जाता है, नमी रहती है उसमें। तो वो जो है अगले 6 महीने 1 साल तक इट बिकम्स अ स्प्रिंग, इट होल्ड्स द वाटर, तो वो पानी ग्रेजुअली निकलता है। अब वो तो है नहीं। इनफैक्ट वी अप्रिशिएट द पर्सन कॉल्ड मिस्टर बहुगुना, हेमवती लाल बहुगुना, हु स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट, क्योंकि उनको पता था कि जैसे ही फॉरेस्ट गायब होंगे तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होएगी। सुंदरलाल बहुगुना नाम है, ठीक है जी। हाँ, सॉरी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुना, तो 3-4 लोगों ने मिलकर किया। बिल्कुल, तो चिपको मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो बहुगुणा जी से ही शुरू हुआ था और बहुत असर नहीं, थोड़ा इसमें जुड़े नाम जोड़िए, मैं टीवी पर लाइव बोलूंगा जी। खाली सुंदरलाल बहुगुणा का नाम लेना थोड़ा सा अन्याय है। चंडी प्रसाद भट्ट एक ज्यादा बड़ा नाम है, गौरा देवी ने वो शुरू किया था। ऐसा करेंगे तो नाम और भी है, इसलिए ये ठीक। तो क्या कुछ ऐसे ही अभियान शुरू करने पड़ेंगे उसके बाद? नहीं, देखिए उसमें रिश्ता, उससे प्रकृति के साथ जो रिश्ता जो तदात्म्य में बनाया वहाँ के लोगों ने, वो था। और बड़ी बात है, मैं पल्लव जी को ध्यान देना चाहूँगा, जब हम कहते हैं डैम प्रॉब्लम नहीं है, डैम प्रॉब्लम है। डैम जब बनता है तो उसके डूब के क्षेत्र में जंगल आता है। डैम बनाने के लिए कितने नगर नष्ट होते हैं, कितने जंगल नष्ट होते हैं, कितने होते हैं, वो होता है। इसीलिए डैम और जंगल काटना, तो आपने बना दिए कि आपने विकास की दुहाई दे दी। डैम बनाने के लिए आप बारूद लगाते हो, पहाड़ों, ये हिमालय जो हिमालय बच्चा पहाड़ है। अगर विंध्याचल को मान के चले हम कि विंध्याचल अरावली वो अगर 100 साल की उम्र के है तो हिमालय जो है 5 साल की उम्र का बच्चा है। ये कूदता फांदता है, इसको बांध नहीं सकते अभी। आप उस पर इतने बैक एंड बैक इतने डैम बना दोगे तो ये बहुत बारूद से लगा। सरकारें सब जानती हैं, फिर क्यों नहीं इनसे सबक लिया जाता? पहली बात है, हमारी जो मुख्य राजनीतिक धाराएं हैं, किसी एक आधी पार्टी ने कभी इस विकास के दर्शन को चैलेंज किया हो तो किया हो, अन्यथा वो तिरंगा हो, वो भगवा हो, वो लाल हो, वो हरा हो, सबका विकास दर्शन एक ही है।
नेचर को एक्सप्लॉइट करना, जीडीपी बढ़ाना, यही है। तो क्या और ये उसमें समझा नेचर जाए कहीं कि नहीं, अभी भी कुछ बदलेगा नहीं? मुझे नहीं लगता नहीं बदलेगा, क्योंकि एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा नहीं कि जिस विकास दर्शन के कारण ये गड़बड़ हुई है हम उसको बदलेंगे, हम उसका रिव्यू करेंगे, हम उसकी समीक्षा करेंगे। किसी एक ने नहीं कहा, वो तो वही रीइंफोर्स कर रहे हैं। रावत साहब, आप कुमायूं महासभा के महासचिव हैं, आप लोग क्यों नहीं कुछ, क्या आपको लगता है कि आवाज़ उठानी चाहिए इस पर? नहीं, हमने बहुत इस बारे में बहुत काम भी किया है। स्पेशली मैं एक चीज़ और जोड़ना इसमें चाहूँगा, इस पर्यावरण बचाने के लिए इन्होंने स्पेशली हमारे इस जो क्षेत्र है, थोड़ा सा है तो पहाड़ में, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा उसका तराई वाला क्षेत्र बन जाता है। हमारे वहाँ क्या किया इन्होंने कि सबसे ज़्यादा चीड़ उगाना, चीड़ के पेड़ लगाओ, चीड़ के पेड़ लगाओ, और इतने चीड़ के पेड़ लगा दिए, आज उसका हमको इतना नुकसान हो रहा है कि जितने भी एक जब जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है, चीड़ से एक पिरल करके एक घास गिरती है, वो नीचे ज़मीन में आके सूख जाती है, और सूखने बाद क्या तो वो पूरा फैल जाती है। उसके दो कारण हैं, एक तो जो ज़मीन की जो घास है वो ऊपर नहीं आती है, वो बिल्कुल दब के रहती है। सेकेंडली, जब गर्मियाँ जैसे स्टार्ट होती हैं तो हमारे यहाँ भी ऑलमोस्ट काफ़ी टेम्परेचर होता है इस गर्मी के मौसम में, इवन 35+ रहता है टेम्परेचर। तो जो वहाँ पैदल का रास्ता है, जंगल से रास्ता है, हाँ। BDP, माचिस फेंकी, आग लगी, और इतनी आग लगती है उसके मतलब हमारे घरों के पास में भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और उससे दूसरा सेकंड नुकसान हमारा ये है, सेकंड नुकसान हमारा ये है कि जितने जंगली जानवर हैं वो हमारे गांव में आगे हैं, उससे जान माल का भी नुकसान होता है। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी है इस मामले की, इस मामले में किसी तरह, इवन हमने मेनका गांधी जी को भी चिट्ठी लिखी थी कि आपने हमको ये हम पलायन रोकने की बात कर रहे हैं और हमारा आप ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बांझ और बुरांस छोड़ के, हाँ। जो वहाँ के पहाड़ के ट्रेडिशनल जो जंगल था वो छोड़ के, और ऊंचाई के पर भोज वृक्ष छोड़ के आप ये सब लगा रहे हो, कमर्शियल वो लगा रहे हो, तो ये फिर खुद ही खड्डा खोद रहे हो, उसमें जाके गिरोगे। हर चीज का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये भी आपने जंगल से लेकर धर्म तक को व्यवसायिक क्षेत्र, भूकंप के लिए भी ये संवेदनशील क्षेत्र है उत्तराखंड। अभी तो बाढ़ आई है, ऐसे भी खतरे हैं आगे। चमोली हुआ ना 3-4 साल पहले। एक और इंटरेस्टिंग सी बात है, 1880, ठीक है जी, 1880 में एक जगह बिजनौर, जितना पानी चंडीगढ़ में 1 साल में गिरता है वहाँ 2 दिन में गिरा। यू कैन इमेजिन जी। 4 साल पहले बॉम्बे में भी यही चीज हुआ कि जितना पानी चंडीगढ़ में, अजीब सी घटनाएं देखने में आ रही हैं। हमारे यहाँ प्रकृति वो सब कर सकती है, हम उसी हिसाब से सिस्टम्स बनाते थे। यानी हम प्रकृति से हम ही छेड़छाड़ कर रहे हैं। नहीं, अब मनुष्य लालची हो गया, दूसरा प्रकृति की ताकत को नजरअंदाज कर, उसको लगता है मैं जीत लूंगा, मैं इतना कंक्रीट बना लूंगा। ये कंक्रीट बनाया, जैसे ये तो हुआ वरुणावत पहाड़ जो है उत्तरकाशी में, उसका लैंडस्लाइड हुआ 8-10 साल पहले जी। और वहाँ वरुणावत पहाड़ के पूरे उसके टो कटिंग करके लोगों ने होटल ढाबे डूबे बना लिए, 4-4, 5-5 मंजिले बना लिए। जब तक रहा लोगों के पास रहा, जिस दिन वरुणावत पहाड़ थोड़ा सा हिला तो 15 मिनट के अंदर वो सब होटल ढाबे, सब बिल्डिंगे सब गायब, सब साफ हो गया वो घर। तो ये मनुष्य में जो आ गया ना अहंकार कि मैं विज्ञान और तकनीक के बल पर सब जीत लूंगा, वो नहीं हो सकता। ये टेरी वेरी डैम वैम की उन लोगों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए बेसिकली, जिन लोगों ने उसकी EIA को समर्थन दिया, EIA उसकी क्लियर की। क्या किसी ने कैलकुलेट किया था? क्या बिना मंजूरी के ये निर्माण कार्य हुए होंगे नदियों के किनारे? ऐसा है जी, दिस इज अनफॉर्चुनेट इन दिस कंट्री। होता क्या है कि कोई डिस्टेंस से, फर्स्ट प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड बैंक, दे आर गिविंग मनी टू मेक अ डैम। अच्छा, डैम्स में वही लोग लगते हैं जो कंसल्टेंट्स आ जाते हैं। सो देयर आर 3-4,000 डैम्स इन इंडिया, 60 डैम्स इन दोस अपना। फिर वो कहते विकास के लिए है, बांधों का निर्माण भी जरूरी है। यही तो प्रॉब्लम है, इट इज नॉट एनफ। ठीक है जी। अच्छा, नाउ यू कांट मतलब गो अराउंड बिल्डिंग डैम्स वांटनली। सेकेंडली, दीज हिल्स आर सो स्टीप दैट ऑल द रिवर्स आर मूविंग एट जो कहते हैं रिडिकुलस एंगल्स। तो होता क्या है कि मोमेंट देयर इज अ लैंडस्लाइड, हाफ द रिवर इज ब्लॉक्ड, समटाइम्स द फुल रिवर इज ब्लॉक्ड, उसके पीछे लेक बन जाती है। एक ऐसा लेक बना था, वो कम से कम 100 फुट ऊंचा था, और बस एक दिन टूटा तो सारा फ्लड। श्रीनगर जो है, मेरे ख्याल 30 साल पहले वहाँ फ्लड्स आए थे, वहाँ के राजे वाजे जो हैं वो छोड़ के चले गए शहर को बिकॉज ऑफ दीज फ्लड्स, एंड श्रीनगर इज क्वाइट हाई अबव द बॉटम लेवल। देयर आर टिपिकल सिचुएशंस कि 100 फुट पानी ऊपर चली जाती है। अब 100 फुट मीन्स चंडीगढ़ में इतना ऊंचा बिल्डिंग तो है ही नहीं अभी तक। तो आप समझ लीजिए कि आपने घर बनाया हुआ है 100 फुट ऊपर, बाढ़ आया
आपका घर गया। हाँ। तो यही प्रॉब्लम थी। अब स्टार्टिंग विद दिस टेम्पल, केदारनाथ का जो टेम्पल था, मेरे ख्याल 400-500 साल वो दबा हुआ था, किसी को पता ही नहीं था यहाँ। somebody then came and found it, although it was I think established in AD 600, 1200 या 1400 साल पहले। It had disappeared, then they found it again and they reconstructed, but the problem is वो it is in the flood plain। अब यही देख लीजिए कि इसका जो ग्लेशियर है वो है 35,000 किलोमीटर जो फीड कर रहा है ये दो नदियों को, अपना मंदाकिनी और कौन सा अपना वही भगीरथी, आगे जाके वो बन जाती है अलकनंदा। सो 35,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। यदि 1 मीटर पानी समझ लीजिए बारिश पड़ती है, यू कैन इमेजिन 35,000 स्क्वायर किलोमीटर। अभी मिंदर जी एक साल के लिए कहा कि ऐसे ना गंगोत्री में जो मंदिर था पहले, वो अकेला ही मंदिर था, एक ही मंदिर था। पुरानी फोटोज देखिए आज से 40-50 साल पहले एक ही मंदिर था, अब पूरा शहर बना दिया आपने वहाँ। तो ये जो हो रहा है, इजाजत किसने दी? सरकार ने। दोनों काम सुनो, खाली सरकार नहीं, ये जो समाज है ना, सुनो, ये समाज है, समाज ने भी गड़बड़ की है। क्या देखो, लोकतंत्र में तो वैसी सरकार होती है जैसा समाज होता है, संवेदनाएं जुड़ी हुई है, धर्म से आस्था जुड़ी हुई है, उसका फायदा उठाया जा रहा है। वही दोनों बातें, समाज में भी लालच आया, समाज में भी विवेकहीनता आई, और हमारे जो धार्मिक लोग थे, जो तथाकथित धर्म शक्ति हमारी, वो भी खाली वो घंटी बजाने में लगी रही, ये उसने सोचा नहीं कि इसकी प्रकृति का भी धर्म होता है, वो अपना धर्म बचाने में लगे रहे। तो मुझे लगता है कि अगर वो प्रकृति का धर्म नहीं बचा तो किसी और का धर्म कोई नहीं बचेगा। प्रकृति का धर्म क्या है, इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। और हमें अपनी धर्म यात्राओं को पुनर्परिभाषित करना चाहिए। इतने लाख लोग ना अमरनाथ जाने चाहिए, ना वहां जाने चाहिए, जिसको जाना पैदल जाए, और उसके लिए कुछ नियम बनने चाहिए, कायदे कानून बनने चाहिए, और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकारों की बनती है। आप अपना जो पूरा डबल बेड वाला बेडरूम है ना, वो वहां जो लेके चले जाते हो, वो बिल्कुल अपराध है, वो पाप है। अगर इन सावधानियों को मद्देनजर रखेंगे तो हो सकता है कि ऐसी तबाहियों से दो चार ना होना पड़े। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। तमाम कानून और नियमों को ताक पर रखकर पहाड़ काटे जाएंगे और नदी तट पर निर्माण होंगे तो भविष्य में ऐसे विनाशकारी मंजर और हो सकते हैं। समाज में रहते हुए विकास का हक है, लेकिन ये विकास कितना और किस रूप में हो, इसका ध्यान रखना होगा। क्या जान की कीमत पर विकास को मंजूरी दी जा सकती है, इस पर सोचने की जरूरत है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।